नमस्कार दोस्तों, एएसएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। और दोस्तों हम लोग एसएस सोशल स्टडीज क्लास 6 to 8 सीटेट का पेपर 2 उसके विषय हम लोग अध्ययन कर रहे थे। अब तक हम लोगों ने एसएस का इतिहास सेक्शन कवर कर लिया है। अब हम लोग पॉलिटिक्स और सामाजिक यानी कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन के विषय में पढ़ रहे थे। इसमें मैंने आपको पहली वीडियो में क्लास 6 की जो भी समरी है उसको हमने दे दिया था। देखिए क्लास 7 की जो बुक है उसमें अगर आप ओवरऑल देखेंगे, सभी चैप्टर्स को देखेंगे, जितने भी 7-8 हैं, तो आपको 4-5-6 प्रश्न मिलते हैं, उससे ज्यादा उसमें प्रश्न है नहीं। उसके बाद क्लास 8 की पुस्तक है जिसको हम लोग आज अध्ययन करेंगे। बाकी जो 1-2 प्रश्न छोटे मोटे रह जाएंगे उनको हम लोग क्वेश्चन में कवर कर लेंगे, क्योंकि उतना कवर बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, उनको पूरा पढ़ेंगे तब आपको जाके छोटा सा क्वेश्चन मिलेगा, उसको हम लोग प्रश्न पत्र में कवर कर लेंगे। ठीक है, उसके लिए परेशान ना होइएगा। आज से हम लोग शुरुआत करेंगे। जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। देखिए संविधान अपने आप में खुद ही इतनी मोटी किताब है, 395 उसमें अनुच्छेद, अब तो बढ़ भी गए हैं, 425 अनुच्छेद हो गए हैं, बहुत सारे उसमें भाग हैं, बहुत सारे उसमें डिवीजन है, तो बहुत बड़ा सेक्शन है। लेकिन सीटेट के सिलेबस को देखते हुए अगर आप कभी टाइम मिलेगा सीटेट के सिलेबस को मैच कराइएगा एनसीईआरटी की क्लास 6, 7, 8 की बुक से। पूरा सेम टू सेम टॉपिक वाइज है, यानी कि सीटेट का कहना ही है कि आप एनसीईआरटी बुक पढ़िए और बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जितना उसमें दिया है उतने ही क्वेश्चन आज तक बनते आए हैं, ऐसा देखा भी गया है और आगे भी ऐसे बनेंगे। ठीक है, तो ज्यादा परेशान की जरूरत नहीं है। हम संविधान स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे संविधान में हमें पूरा डिटेल में नहीं जाना है, हमें उतना ही देखना है जितना हमारी पुस्तक में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए चूंकि हमारा भारत देश आजादी के समय भाई जब अंग्रेजों ने भारत के आंदोलन से परेशान होकर के, या जब उन्होंने ये फैसला किया कि भारत को आजाद कर देना है, तो उस समय भारत हमारा बहुत बड़ा देश है। जैसे भारत में अगर आप देखिए मोटा मोटा तो 5000 शहर हैं। ठीक है, 5000 शहर और लगभग 27 महानगर हैं। अब ये महानगरों की संख्या समझिएगा, किसी क्षेत्र को महानगर की संज्ञा तब दी जाती है जब वहां पे 10 लाख लोग हों या उससे ज्यादा हों। जैसे आप जिस भी जगह पे रहते हो, मान लीजिए अगर आप शहर में हो, तो अगर वहां संख्या 10 लाख से ज्यादा हो गई तो उसको महानगर बोला जाएगा। जैसे कि दिल्ली है, जैसे कि मुंबई है, गुजरात, ये सब चीजें क्या है, महानगरों में आते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज क्या है, महानगर है। क्लियर, इस बात को ध्यान रखे रहिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो इतने बड़े देश में ये जो सब डिवीजन हुआ है, या आप कह लीजिए कि इतने बड़े देश में ये इतने बड़े बड़े जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों को कैसे चलाया जाएगा। आजादी के समय जब ये बात आ रही थी तो अंग्रेजों ने कहा भाई तुम इतना बड़ा देश कैसे चलाओगे। जब ये बात पूछी गई, उस समय सबसे बड़ी पार्टी कौन थी, कांग्रेस। तो कांग्रेस ने कहा हाँ बात तो सही है। 1934 में कांग्रेस ने इससे सलाह मशवरा करना प्रारंभ कर दिया कि इन फ्यूचर जब हमें आजादी मिलेगी तो हम देश को कैसे चलाएंगे। ठीक है, जब ये डिसाइड हो गया लगभग लगभग कि भारत को आजाद होना ही है या भारत स्वतंत्र होगा ही होगा, तब आप दिनांक ध्यान रखे रहिएगा। ये भी हालांकि किताब में नहीं है लेकिन हम आपको समझा देते हैं। 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को संविधान बनाने के लिए पहली बैठक होती है। संविधान की या संविधान बनाने के लिए पहली क्या होती है, बैठक होती है। ठीक है, पहली बैठक कब होती है, 1946 में। इस बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया, अध्यक्ष। ठीक है, क्या बनाया गया, अध्यक्ष। लेकिन बाद में ये अस्थाई थे, अस्थाई मतलब टेम्पोररी। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको अध्यक्ष घोषित किया गया था। ठीक है, इस चीज को ध्यान रख रहिएगा। क्लियर हुआ, एकदम मोटा मोटा। अध्यक्ष अगर आपसे आता है तो अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन कभी कभी पूछ लेता है अस्थाई और स्थाई।
देखिए अस्थाई पूछेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, इनको बाद में हटा दिया गया था। ठीक है, टेम्पोररी बने थे क्योंकि उसमें कोई था नहीं, वृद्ध व्यक्ति थे, लोगों ने कहा बना दो। लेकिन जैसे ही 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आते हैं तो ये अध्यक्ष बन जाते हैं और पूरे संविधान निर्माण के समय यही अध्यक्ष रहते हैं। तो पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, कमेटी बन गई। भाई ये हो गया कि देखो आपको ऐसा नियम कानून बनाना है जो देश चला सके, और ये नियम कानून बनाने की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो उस समय सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति कौन थे जिनके पास 32 डिग्रियां थी? वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, बहुत स्कॉलर व्यक्ति थे। इनको जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप अपने देखरेख में संविधान को बनवाइए। ठीक है, इन्होंने 26 नवंबर, ध्यान सुनिएगा, 26 नवंबर 1949 को इन्होंने कहा भैया हमारी फाइल रेडी है, ओके, अब हमारा संविधान तैयार हो चुका। तो लोगों ने कहा अच्छा सही में? कहे हाँ। तो अगर आप जरा ध्यान से इन दोनों के बीच की गैपिंग अगर आप देखें तो आपको मिलेगा कि 2 साल 11 महीने और 17 दिन, 18 दिन, क्योंकि एक दिन वो भी ले लेते हैं जिस दिन बैठक हुई थी। 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा संविधान बनके तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को इन्होंने सौंप दिया, लो भाई संविधान तैयार हो गया, सब ओके है। कहें अच्छा, कहें हाँ। लेकिन संविधान के कुछ हिस्सों को लागू किया गया, बाकी हमारा लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हो गया। तो इतना डेट आपको ध्यान रखना है। हालांकि किताब में आपको डेट भी नहीं दिया है, केवल एक डेट दिया है ये, बस, और कुछ नहीं दिया है। ठीक है, क्लियर हुआ? कितना आपको ध्यान रखना है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 1946 में। अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी। बनाया कौन था? डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर जी। कितने समय में बना था? 2 साल 11 महीने 18 दिन में बना था। क्लियर हुआ? इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान जब बन गया, क्योंकि इतना बड़ा भारी संविधान था, तो मुद्दे की बात ये थी, लोगों को क्यूरियोसिटी हुई जानने की, यार बनाया कैसे आपने, किन किन चीजों का जिक्र किया आपने, समस्याएं तो बहुत सारी थी। तो देखिए पहली एक समस्या सबसे बड़ी यही थी कि हमारा भारत देश छोटे छोटे टुकड़ों में बटा था उस समय। तो सबसे बड़ी समस्या यही थी कि कुछ इस हिसाब से नियम कानून बनाइएगा कि जो सभी छोटे मोटे राज्य हैं वो किसी न किसी तरीके से एक बड़े क्षेत्र में या बड़े आदमी से बंध जाए। जैसे परिवार का मुखिया होता है, सभी को कंट्रोल करता है, ऐसे ही कुछ ऐसा नियम बनाइएगा कि एक मुखिया हो जो सबको कंट्रोल करे। उसी को कहा गया संघ, यानी कि केंद्र। तो पहला टॉपिक यही आता है, संघवाद। संविधान में संघवाद की बात कही गई है। संघवाद मतलब हमारा भारत देश में कितने भी राज्य हों, लेकिन सभी राज्य प्रत्यक्ष रूप से जुड़ते हुए सीधा कंट्रोलिंग कहां से होती है? दिल्ली से, यानी कि केंद्र से, संघ से। तो हमारा जो भारत देश है वो राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ। संघ से मतलब समझिएगा ग्रुप। ठीक है, राज्यों का क्या है? ग्रुप है। क्लियर हुआ? पहला टॉपिक ये हो गया। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने संविधान लिखा है, कभी आप पढ़ेंगे तो पढ़ते रह जाएंगे। ठीक है, चलो ये तो हो गया। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा था कि देखिए जब भी आप लिखिएगा कुछ इस हिसाब से लिखिएगा कि शासन व्यवस्था जो हो वो बहुत तगड़ी चले। तो जब संविधान लिखा गया उसमें शासन व्यवस्था का भी जिक्र है कि कैसे कौन कहां क्या क्या काम करेगा। एक छोटी सोचिए, छोटी से छोटी जानकारी, यानी कि एक आपके शहर में, आपके गांव में जो छोटा पुलिस चौकी है, वहां से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट तक की जानकारी, छोटे से हॉस्पिटल से लेते हुए बड़े हॉस्पिटल तक की जानकारी, छोटी सी सेना, एक सिपाही से लेते हुए बड़े बड़े जनरल तक की जानकारी, सारी जानकारी, सारी व्यवस्था को संविधान में लिखा गया है। देखिए 2 काम हो गया, एक हमारे सभी राज्य हो गए,
दूसरी हो गई शासन व्यवस्था, तीसरी पावर। तीसरी बात समस्या मुख्य ये थी कि शक्तियों का बंटवारा कैसे किया जाए। अब शक्तियां मतलब जैसे, अब भाई हर जगह काम मोदी जी थोड़ी ना करेंगे, कुछ काम योगी जी भी करेंगे, कुछ अन्य सीएम जो है वो करेंगे। यानी कि राज्य में स्टेट का काम कौन कौन करेगा, स्टेट के काम कौन कौन से होंगे, कहां कहां तक उसका क्षेत्र होगा, ये काम कौन करेगा, मुख्यमंत्री या उनकी देखरेख में होगा। बाकी जो इंटरनेशनल संबंध है, जो राज्यों के मुद्दे हैं, जैसे मान लीजिए एमपी और यूपी में झगड़ा हो गया, तो उन मुद्दों को कौन देखेगा, उन मुद्दों को देखेगा सेंटर, यानी कि पीएम मोदी के अंतर्गत में रहेगा। ठीक है, समझने के लिए है। तो कहने का अर्थ ये है कि पावर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, किसके पास क्या क्या पावर रहेगी, उसका भी जिक्र संविधान में है। इतनी जबरदस्त चीज है, सोचिए। चौथी चीज आती है धर्मनिरपेक्षता। देखिए बहुत, अब इतना ही नहीं है कि इतना मतलब कहने का अर्थ ये है कि केवल ये थोड़ी है कि केवल इतने ही टॉपिक थे जिन्हें हम आपको बता रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक थे, लेकिन ये बहुत बड़े पैमाने वाले टॉपिक थे जिनका आपको जिक्र करना ही पड़ेगा। धर्मनिरपेक्षता मतलब ये है कि जितने भी धर्म हैं भारत में, जितने भी धर्म हैं, सभी धर्मों का आदर हो, प्लस उनको बराबर सम्मान मिले और उनका उनकी उन्नति में कोई रुकावट न हो, इस प्रकार की नियमावली भी बनाई जाए। क्योंकि देखिए हमारा जो भारत देश है, हमारे भारत देश में एक दो नहीं बहुत सारे धर्म हैं। यहाँ हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, जैन है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, पता नहीं कितने सारे धर्म हैं। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक धर्म वाला व्यक्ति या समुदाय किसी दूसरे समुदाय को दबा दे। इस चीज को कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता मतलब सभी के लिए, या सभी व्यक्ति, कोई व्यक्ति कोनो धर्म चाहे मान ले, चाहे जो पूजा पाठ करे, उस पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। कुछ इस हिसाब का नियम आप बनाइए। ये चार बड़े मुद्दे हो गए। एक सबसे बड़ा मुद्दा पांचवा, जिसके विषय हम आपको डिस्कस भी करेंगे, चलिए हम इधर कर देते हैं। देखिए जो पांचवा मुद्दा था ये इंपॉर्टेंट है, इस पे हम लोग थोड़ा डिस्कस भी करेंगे, समझिएगा। देखिए पांचवा जो मुद्दा था वो था अधिकारों का। ठीक है, अधिकार टॉपिक में आपका है मौलिक अधिकार। देखिए जितना पुस्तक में दिया है उतना हम पूरा कवर करेंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन निकलने ना पाए। देखिए मौलिक अधिकार, अब ये बात आई, चलो ठीक है इतना तो हो गया, देश में सब कुछ ठीक ठाक है। अब एक आम नागरिक को क्या क्या हक मिलना चाहिए, या कैसे हम सिस्टम को चलाएं कि किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो पहली बात तो यही आ गई कि भाई ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं, सबको समान कर देते हैं, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। अब आप समझिएगा ये शब्द अपने में कितना है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अब एक एक अनुच्छेद की व्याख्या हमें नहीं करनी है, सिलेबस में है भी नहीं, और दिमाग पे आप लोड में डालिए। आज तक क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया है कि अनुच्छेद वाइज हो। अदरवाइज आप पेपर देखते रहिएगा, कहीं ऐसा तो ना वहां झूठ बोल रहे हो, लेकिन आप देख लीजिएगा पेपर में कभी भी अनुच्छेद नहीं पूछा है, जितना दिया है उतना ही पूछेगा। लेकिन हम आपको थोड़ा जिक्र कर देते हैं। देखिए समानता का जो अधिकार है, अरे कैसी समानता, देखिए समानता वाली मतलब बात यहां पे ये है, सभी व्यक्ति, सभी मतलब सभी व्यक्ति, अब देखिए सभी व्यक्ति, पहली चीज सभी व्यक्ति को समान समझा जाए। जैसे कानून के सामने सब समान है, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, चाहे जो हो, बूढ़े हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी व्यक्ति हो, कानून सबको एक समान की नजर से देखेगा, पहला। दूसरा ये है, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, जैसे मान लीजिए ऐसा हम नहीं करेंगे कि ये मुस्लिम है तो इनको दबा के रखो, ये बौद्ध है तो इनको दबा के रखो, ये हिंदू है तो इनको आगे बढ़ा दो, नहीं। संविधान सबको बराबर समझता है। ठीक है,
तो सबको समान समझने की बात कही गई है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, उनका जाति कोई भी हो, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सब एक समान है। क्लियर। अगली बात कहा गया है कि सबको बराबर अवसर दिया जाए। जैसे कोई योजना आती है, कोई वैकेंसी आती है, कोई भर्ती आती है, तो उसमें सब व्यक्तियों को समान अवसर दिया जाए। इसीलिए आप देखते हैं जो नीचे के दबे कुचले व्यक्ति हैं या जो जिनके विषय में दलित वर्ग शब्द कहा गया है, उनको आगे बढ़ाने के लिए उनकी सीटें फिक्स की जाती हैं, क्योंकि वो वहां तक पहुंच नहीं पाते। इसीलिए फिक्स की गई है कि उनकी सीटों पर कोई और कब्जा ना कर पाए, वो अपनी जगह पे आराम से आए। ठीक है, तो ये किसकी एक किस में बात होती है, समानता का अधिकार बात होती है। पहला जो नियम है उसमें। ठीक है, आपसे सवाल पूछता है कि किसी भी नौकरी में सरकार द्वारा समान अवसर प्रदान किया जाता है, यह संविधान के किस भाग में है? तो आपसे नीचे 4-5 ऑप्शन रहेगा, तो उसमें समानता का अधिकार रहेगा, तो आपको क्या टिक करना होगा? समानता का अधिकार। क्लियर। आगे दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट है स्वतंत्रता का अधिकार। अब आप कहेंगे भारत देश तो हमारा आजाद ही है, ये स्वतंत्रता का अधिकार से क्या मतलब है, समझाते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार आपका है 19 से लेके 22 तक। देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार मतलब जैसे हम लोग अक्सर देखते हैं आपस में बातचीत करते हुए या इंटरनेट पे वायरल हो जाता है, कोई मोदी जी को गाली दे रहा है, कोई योगी जी को गाली दे रहा है, कोई राष्ट्रपति जी को गाली दे रहा है, कोई अपने लोकल नेता को, कोई टीचर को, कोई किसको। तो पहली फ्रीडम तो यही है, बोलने का अधिकार। आप क्या बोल सकते हैं, क्या नहीं बोल सकते हैं, ये पूरा अधिकार, पूरी फ्रीडम भारत सरकार ने हमको दी हुई है। कई सारे देश ऐसे हैं जहां अगर आपने किसी उच्च व्यक्ति के खिलाफ कुछ बोल दिया तो आपको फांसी हो जाएगी। चलिए मानते हैं यहाँ बहुत आप अभद्र बोल देंगे, थोड़ी बहुत कार्रवाई होगी, लेकिन आप फिर बच जाएंगे, ऐसा थोड़ी है फांसी हो जाएगा। लेकिन आप अपनी बातें रख सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, सरकार को कोस सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये बोलने का अधिकार हमको कहां से मिलता है? ये स्वतंत्रता का जो अधिकार है यहां से। दूसरी बात, हम कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, आवागमन। ऐसा नहीं है कि हम यूपी के हैं तो हम बिहार नहीं जा सकते, हम बिहार के हैं तो महाराष्ट्र नहीं जा सकते, हम महाराष्ट्र के हैं तो केरल नहीं जा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं जमीन ले सकते हैं और जमीन लेके वहां अपनी जीविका चला सकते हैं। ये स्वतंत्रता का अधिकार है जो हमारे मौलिक अधिकार में आता है। मौलिक अधिकार मतलब जिसको कोई छीन नहीं सकता। ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका है शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आपका अनुच्छेद 23 और 24 दो में है। देखिए, इसमें क्या है ना, इसमें पहले लिखा है मानव व्यापार, मानव व्यापार पर रोक, साथ ही साथ बाल श्रम पर रोक, बाल श्रम पर रोक, साथ ही साथ बलात् श्रम पर रोक। अब समझाते हैं हम आपको। जैसे किसी व्यक्ति को भले आप उसको कर्जा दिए रहो, लेकिन आपका ये हक नहीं है कि आपने कर्जा लिया है, उसको खरीद लिया है, आज जानवरों तक खटवा रहे हैं, कल उनके यहाँ बेच दीजिए, परसों विदेश में बेच दीजिए। ऐसा पहले होता था। पहले एक व्यक्ति को जो दास होता था उसको जानवर समझते थे। जानवर मतलब खाना भी नहीं देना है, मारपीट को उसको भगा देना है, साथ ही साथ अगर कुछ बोलता है तो उसको जान से मार देना है। ठीक है, जैसे हम लोग जानवरों के साथ करते हैं बेचारे बेजुबान, वैसे ही पहले ऐसा होता था। लेकिन ये हमारा अधिकार हमको बताता है कि किसी आदमी को व्यापारी की तरह उपयोग नहीं किया जाएगा। किसी भी 18 साल से कम बच्चे से आप काम नहीं करवा सकते। घर पे काम करवा रहे हैं तो माता पिता दोषी होंगे, कंपनी में काम करवा रहे हैं तो कंपनी सीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये तमाम प्रकार की चीजें या तमाम प्रकार के जो अधिकार हमको मिले हैं वो कहां से मिले हैं?
अनुच्छेद 23-24। बलात् श्रम मतलब वही बलपूर्वक, जैसे आपको बंदी बना करके मार पीट करके आप पे दबाव डाल करके आपसे काम करवा जाए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ये कौन सा अनुच्छेद था तो आप देख सकते हैं आपका 19 से 22 तक। चौथा हमारा आता है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिए, अब आप यहां कंफ्यूज होंगे थोड़ा सा, कैसे होंगे समझिएगा। अब आप कहेंगे हैं धार्मिक स्वतंत्रता, ये तो यहीं पे आ गया था, तो ये धार्मिक स्वतंत्रता क्या आ गया। हमने अभी आपको बताया था कि हमारा जो भारत देश है वो धार्मिक देश है, यहाँ बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, इसीलिए धार्मिक स्वतंत्रता का एक विशेष अधिकार बनाया गया। जैसे हम हिंदू हैं, हमारा जब मन करेगा हम मुस्लिम धर्म अपना लेंगे, हमको इसके लिए कोई नहीं रोक सकता, कोई पुलिस नहीं, कोई हाई कोर्ट नहीं, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं कि तुम यहाँ से वहां कैसे जा रहे हो, कोई नहीं रोक सकता। हम जिस धर्म को चाहें उस धर्म को अपना सकते हैं। ठीक है, ये किसमें बात कही गई है, ये बात कही गई है चौथे भाग में, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसमें ये बात कही गई है। इस चीज को आप ध्यान रखे रहिएगा। ठीक है, जैसे मुस्लिम समुदाय है वो मस्जिद बना सकता है, मस्जिद बना करके उसमें पूजा पाठ कर सकता है। हिंदू समुदाय है वो मंदिर बना के पूजा पाठ कर सकते हैं। ईसाई समुदाय है वो चर्च बना के कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप भारत में हैं तो चर्च नहीं बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी धर्म को मानिए और किसी भी धर्म को मानने के साथ साथ आप उसको इनकरेज कर सकते हो। अगला पांचवा, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। ये आपका है 25 से 28 तक, और ये आपका है 29 और 30। ठीक है, देखिए शिक्षा और संस्कृति का अधिकार क्या है, अब हम इसको आपको समझाते हैं। देखिए शिक्षा और संस्कृति का अधिकार मतलब क्या, जैसे एग्जाम्पल है, अन्यथा मत लीजिएगा। जैसे मुस्लिम समुदाय है, अगर वो चाहते हैं कि हमें उर्दू में ज्ञान मिलना चाहिए या हम उर्दू पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए वो विशेष रूप से मदरसा बनवाना चाहते हैं, मदरसा बनवा के वहां उर्दू पढ़ना चाहते हैं। अब बात को समझिए, कंट्राडिक्शन थोड़ा आपको लग रहा होगा लेकिन समझिएगा। अगर मान लीजिए यहां बन जाता है मदरसा, तो इसमें पढ़ाई किसकी होगी, पढ़ाई होगी उर्दू की, और उर्दू पढ़ते हैं केवल मुस्लिम लोग। ठीक है, यानी कि अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक मतलब जो बहुत कम है। तो अब ये मुद्दा ये आता है, ऐसे कैसे होगा, ये अलग से मदरसा कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। लेकिन अल्पसंख्यक लोगों को विशेष अधिकार दिया गया है, केवल मुस्लिम समुदाय को ही नहीं, बौद्ध धर्म को, पारसी धर्म वालों को भी दिया गया है कि आप अपने धर्म के अनुसार शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, सरकार से पैसा भी ले सकते हैं ताकि आपकी संस्कृति बनी रहे। क्लियर, इस चीज को आप ध्यान रखे रहिएगा। और लास्ट हमारा है अंतिम, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, देखिए यह है अनुच्छेद 32, 31 नहीं है, ध्यान रखिए 31 हट गया है, अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब अगर इनमें से पुलिस ने आपको पकड़ा, ये सब अधिकार देने से वो मना कर रही है, तो आप इसका उपयोग करके उस पर केस कर सकते हो। यानी कि अगर आपको पुलिस ने पकड़ लिया जबरदस्ती मनमाई ढंग से, तो पुलिस को जवाब देना पड़ेगा कि आपने उनको क्यों पकड़ा है, सही सलामत कोर्ट के सामने लाइए, क्यों आपने पकड़ा है, और कुछ और भी चीजें हैं। तो उनको अगर आप समराइज कर देंगे तो होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर अब आप यहाँ पे ध्यान दें तो हमने देखा कि मौलिक अधिकार 6 होते हैं, 6 के 6 का सोचिए कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। पहला, समानता का अधिकार, सभी समान है। दूसरा, सब स्वतंत्र हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तीसरा, किसी को हम जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते या जबरदस्ती उनसे मेहनत नहीं कर सकते, यानी किसी का हम शोषण
नहीं कर सकते। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति कोई धर्म मान ले, कोई भी बाइबल पढ़े, कुरान पढ़े, गीता पढ़े, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। पांचवा, अल्पसंख्यक वर्ग अपनी संस्कृति और शिक्षा का रक्षण कर सकते हैं। छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्लियर। अच्छा, कभी आप सोचिए संविधान में इसकी जरूरत पड़ी क्यों? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कुछ महिलाओं के नाम, जैसे मैंने एक महिला बताया था महाराष्ट्र की है, वो पंडिता रमाबाई। ये क्या की थी? अगर आपको याद होगा तो पंडिता रमाबाई संस्कृत की ज्ञाता थी और इन्होंने विद्यालय बनवाए थे। क्या बनवाए थे? विद्यालय या विधवा गृह बनवाए थे। विधवा गृह मतलब जहां महिलाएं आराम से पढ़ सके। किसने बनवाया था? पंडिता रमाबाई ने। एक महिला और थी, मैंने आपको बताया था बेगम रुकैया सखावत। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने भी विद्यालय बनवाया था 1910 में कलकत्ता में। पटना में भी इन्होंने विद्यालय बनवाया था। किसके लिए? मुस्लिम महिलाओं या महिलाओं के पढ़ने के लिए विद्यालय इन्होंने बनवाया था। ठीक है। एक आपको नाम और आता है, देखने में मिलता है, जैसे नाम उनका है, देखिए नाम पर ध्यान निकल रहा है, उनका नाम है देखिए उन महिला का नाम है लक्ष्मी लकारा। झारखंड की है ये लक्ष्मी लकारा। ठीक है। अब ये लक्ष्मी जो लकारा है, लक्ष्मी लकारा है, ठीक है, ये उत्तर रेलवे की प्रथम महिला पायलट है, प्रथम महिला चालक है, सॉरी, ठीक है। यानी कि रेलवे ड्राइविंग में झारखंड की है ये प्रथम महिला चालक है। ये कौन? लक्ष्मी लकारा। ठीक है। अब एक और नाम आता है रास सुंदरी। ये बंगाल की थी। इन्होंने पहली अपनी आत्मकथा लिखी है अमार जीवन मतलब मेरा जीवन। ठीक है। पहली आत्मकथा इन्होंने लिखी थी। अब आपको क्यों बता रहे हैं, समझिएगा। इन महिलाओं ने बहुत संघर्ष किया था पढ़ने लिखने के लिए। इनको पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं था, कोई अधिकार नहीं था। तो ऐसी महिलाओं को देखते हुए, हालांकि ये तो लेटेस्ट है, ये जो 3 महिलाएं पुरानी हैं, इनको इतना संघर्ष करना पड़ा था, इतने आंदोलन करने पड़े थे। तो इन्हीं सब आंदोलनों को देखते हुए भारत सरकार ने जब ये संविधान बन रहा था तो उसमें विशेष प्रावधान किया गया कि महिलाओं का भी विशेष ध्यान रखा जाए। ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखे रहिएगा। क्लियर। बाद में तो महिला सुरक्षा कानून भी आया कि महिलाओं का शोषण ना हो पाए, किसी भी तरीके से शारीरिक मानसिक शोषण ना हो पाए, उसके लिए महिला सुरक्षा कानून बनाया गया था 2005 में, जो कि 2005 में बना था, संसद में पेश किया गया और 2006 में ये पास हो गया और तब से ये लागू है, महिला सुरक्षा कानून। ठीक है। महिला सुरक्षा कानून कब से लागू है? 2006 से। क्लियर हुआ आपका? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम आगे बढ़ें, अब बात आती है कि चलो ठीक है, मौलिक अधिकार हो गया, सब हो गया, लेकिन ये सब लागू कौन करता है, चलाता कौन है? ठीक है। तो हमारे भारत देश में पूरी की पूरी शासन व्यवस्था चलाती कौन है? संसद। कौन चलाता है? संसद। देखिए, संसद का निर्माण 3 आप कह लीजिए टॉपिक से या 3 बिंदुओं से होता है। पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। इन तीनों के सम्मिलित रूप को या सम्मिलित व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? संसद। क्या कहते हैं? संसद। एक एक के विषय हम डिस्कस करते हैं। प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ चुनाव चल रहा है। किसका चुनाव चल रहा है? सांसदों का। तो लोकसभा में सांसद ही होते हैं। लोकसभा में सांसद यानी कि एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा में कौन जाते हैं? सांसद। टोटल लोकसभा में 545 सांसद होते हैं, जिनमें से
543 का चुनाव होता है, यानी कि निर्वाचित होते हैं, और 2 ठो मनोनीत होते हैं। मनोनीत मतलब राष्ट्रपति द्वारा इनका नामित किया जाता है या नामांकन होता है। तो टोटल कितने होते हैं? 545। ठीक है, कितने होते हैं? 545 एमपी होते हैं। इनका काम क्या है? लोकसभा का काम है कानून बनाना, ठीक है, और लागू करना या करवाना। ठीक है, बात को समझिएगा। अब मुद्दे की बात यह आती है कि 545 क्या 545 लोग करते हैं? नहीं, आधे से ज्यादा। अगर आप 545 देखें, 2 को तो हटा ही दीजिए, क्योंकि 2 तो भाई वो राष्ट्रपति जी बनाएंगे। 543 का अगर आप आधा करें तो देखिए, 2 एक कम 2, 2 सते 14, 1 बचा, 2 एक कम 2, यानी कि 1 दशमलव कुछ जाता है, तो लगभग 272। अब देखिए, जितनी भी पार्टी हैं हमारे देश में, बीजेपी हो, सपा हो, कांग्रेस हो, एनडीए हो, और चाहे सॉरी आपका ये बहुजन समाजवादी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, अगर उनको 272 मत मिलते हैं या इससे ज्यादा, तब ये माना जाएगा कि उनको बहुमत प्राप्त हो गया और उनकी ही सरकार बनती है। शेष लोग विपक्ष का काम करते हैं। किसका? विपक्ष का। जैसे प्रेजेंट टाइम में 300 प्लस सीटें हैं किसके पास? बीजेपी के पास। तो बीजेपी क्या है? बहुमत में है। सरकार किसकी है? बीजेपी की। अब अभी चुनाव हो रहे हैं, मान लीजिए चुनाव में अगर बीजेपी की सीटें कम हो जाती हैं तो उस पार्टी का सरकार बनेगी या वो पार्टी सत्ता में आएगी जिसकी सीटें ज्यादा होंगी। कितना? 272 से ज्यादा होना चाहिए। समझ में आया? एक बात और समझिए, जैसे मान लीजिए सपोज दैट 200 मान लीजिए 70 सीटें किसकी होती हैं? बीजेपी की। ठीक है, अब मान लीजिए कांग्रेस की सीटें होती हैं 262। अब मामला अटक गया, क्योंकि 272 होना ही चाहिए। अब मान लीजिए बीजेपी ने हाथ बढ़ाया दोस्ती का, किसी ने साथ नहीं दिया। इन्होंने मान लीजिए दोस्ती बढ़ाया और 12 लोगों ने साथ दे दिया। 12 लोगों ने साथ दे दिया, तो अब कितनी सीटें हो जाएंगी? 274। तो सरकार किसकी बन जाएगी? कांग्रेस की। लेकिन मान लीजिए ये 12 लोग आपके हैं, आप मतलब अरविंद केजरीवाल वाला, तो ये दोनों मिल करके सरकार बनाएंगे। उसी को कहते हैं गठबंधन की सरकार। ठीक है, गठबंधन मतलब जब 2 या 3 पार्टियां मिल करके बहुमत बना लें तो उसको कहते हैं गठबंधन की सरकार। समझ में आया आपको? तो टोटल कितनी सीटें होती हैं? 545। सांसद होते हैं इसमें, सांसदों का चुनाव होता है बाकायदा। हर क्षेत्र से एक एक सांसद जाते हैं, यानी कुल मिला के 543 क्षेत्र में हमारा भारत देश बटा हुआ है। पूरे सांसद जाएंगे, वहां पे जाकर के कानून बनाने में मदद करते हैं। अब इसमें जो विपक्ष होता है वो भी मदद करता है। वो भी सरकार, जैसे मान लीजिए जो सांसद विपक्ष के हैं वो सरकार से सवाल करते हैं कि बताइए ये नियम है तो कैसे है, ये गलत क्यों हो रहा है, आपने शिक्षा विभाग में क्या काम किया, आपने बिजली में क्या काम किया, आपने रेलवे में क्या काम किया, तमाम प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है। तो संसद का जो पहला सत्र प्रारंभ होता है ना, वो प्रश्नकाल का ही होता है, उसको प्रश्नकाल कहते हैं। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिएगा, प्रत्येक सांसद का जो चुनाव होता है वो 5 साल के लिए होता है। कितने के लिए? 5 साल के लिए। क्लियर हुआ ये टॉपिक? समझ में आपको आ गया? आगे बढ़ते हैं। बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में विधानसभा से सदस्य आते हैं। अब आप कहेंगे विधानसभा क्या है? हम समझाएंगे। विधानसभा मतलब चाचा विधायक। ठीक है, विधानसभा से सदस्य आते हैं। राज्यसभा में टोटल कितने होते हैं? 245। 245 में से ध्यान समझिएगा, 233 निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित मतलब इनका चुनाव होता है बकायदा, और 12 लोग का मनोनयन होता है। मनोनयन कौन करता है? राष्ट्रपति जी। ठीक है, तो आप जोड़ लीजिए 233 प्लस 12 कितने हो गए? 245। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, 6 वर्ष का। साथ ही साथ राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। भंग मतलब कभी टूटती नहीं है। होता ऐसे है, इसमें से कुछ सदस्य रिटायर होते रहते हैं, कुछ आते रहते हैं, कुछ रिटायर होंगे, कुछ आते रहेंगे, कुछ रिटायर, कुछ आते रहेंगे, इसलिए कभी भी ये भंग नहीं होती। भंग मतलब कभी भी टूटती ही नहीं है। टूटता कौन है? लोकसभा। क्योंकि अब
जैसे 545 5 साल बाद सबके सब खत्म, अब नए आएंगे। ठीक है, चुनाव होगा, जो आना होगा आएगा। इसमें चुनाव नहीं होता, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का, इनका 5 साल का। क्लियर हुआ? अब मोटी मोटी बातें, राज्यसभा का जो मेन होता है वो होते हैं उपराष्ट्रपति जी। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को सभापति माना जाता है। वही लोकसभा की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है? मेन होता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष मेन होता है। तो ये होती है हमारी संसद, और यही मिलके अच्छे से काम करते हैं। ठीक है, ये वाले लोग क्या करेंगे? कानून बनाएंगे, कानून बना करके भेज देंगे राज्यसभा के पास। राज्यसभा देखेगी, अगर सब कुछ ओके है तो ओके। मान लीजिए कुछ संशोधन करना हुआ तो उसमें संशोधन करने के लिए वापस भेजती है कि लो भैया देखो इसमें कुछ गड़बड़ी है, बना लो। फिर बनाएंगे, बनने के बाद में पूरा बन गया, तुरंत चला जाता है राष्ट्रपति जी के पास, बस राष्ट्रपति जी साइन कर देते हैं, काम खत्म, नियम कानून लागू, और कोई काम नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ आपका? संसद के 3 भाग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। इनमें से राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं या ऊपर का कहते हैं, और लोकसभा को हम निम्न या नीचे का सदन कहते हैं। क्लियर हुआ? ये बात हो गई केंद्र की। किसकी? केंद्र की। सेम यही चीज राज्य में होता है। राज्य में जैसे वहां संसद है वैसे यहां होता है विधान मंडल। ठीक है, जैसे वहां राज्यसभा है वैसे यहां होता है विधान परिषद। क्या होता है? विधान परिषद। जैसे वहां लोकसभा है वैसे यहां होता है विधान सभा। विधानसभा के लोगों का चुनाव होता है 5 साल के लिए, विधान परिषद का चुनाव नहीं होता, 6 साल के लिए होते हैं, जैसे ये होता है। सेम प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, पूरा सब टू सब सेम रहता है। ठीक है, यही वाले लोग वहां जाते हैं राज्यसभा में, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ? देखिए, तो अब हमने क्लास 8 का जो टॉपिक था उसको कवर अप करना प्रारंभ कर दिया है, या हमने उसको आज पढ़ा। हमने संविधान के विषय में, भारतीय संसद के विषय में पढ़ा। आप किताब खोल के देखिएगा, पूरा टॉपिक आज मिलेगा, टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। जब जिम्मा लिया है मैंने तो पूरा करेंगे, आराम से आप बस पढ़िए, सिलेबस वाइज सब कुछ कवर होगा। जो कुछ बचेगा हम लोग जब क्वेश्चन पेपर करेंगे वहां भी कवर कर देंगे। तो हमारा संविधान या संसद का कार्य प्रणाली, हमारे यहाँ देखिए चुनाव होता है तो सब कुछ किस पे चलता है? लोगों पे। तो हमारे यहाँ क्या है? लोकतंत्र है। हमारे यहाँ क्या है? लोकतंत्र। ठीक है, ऐसा ही लोकतंत्र 1990 में नेपाल में, जो कि हमारा पड़ोसी देश है, वहां था राजतंत्र। लेकिन लोगों ने आंदोलन किया और राजतंत्र से किसकी स्थापना होती है? लोकतंत्र की। 1990 में बन जाता है लोकतंत्र। लेकिन एक राजा था, राजा ज्ञानेंद्र। इसने क्या किया? सेना को भड़काया। सेना को कहा कि देखो माओवादी संगठन बहुत भारी है, वो देश को बर्बाद कर देगा, तुम लोग मेरा साथ दो। तो सेना को भड़का करके इसने सत्ता अपने कब्जे में ले ली, और सत्ता जैसे इसने कब्जे में ली तुरंत इसने स्थापना कर दी किसकी? राजतंत्र की, सन 2002 में। यानी कि 12 साल बाद फिर इसने राजतंत्र की स्थापना कर दी। और जैसे इसने राजतंत्र की स्थापना की, फिर ये जनता को लगा परेशान करने, मारने पीटने। तो जनता ने फिर आंदोलन किया और इसको मार के भगाया, और पुनः 2006 में यहाँ लोकतंत्र की स्थापना होती है। और आज नेपाल जो है वो लोकतंत्र का कार्य करता है, या लोकतंत्र का कार्य करता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब चैनल। धन्यवाद।